हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन अकेडमी। अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो आपका भी ड्रीम है एक सिविल जज बनने का और हमारी देश की जुडिशरी को सर्व करने का। अगर मेरा एक और गैस गलत नहीं है तो आपने सिविल जज बनने का जो सपना है उसके लिए रास्ता चुना है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का। और अगर आप भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप एक जनरल स्टूडेंट है जो अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि हमारा ये वीडियो एक आगाज है, एक शुरुआत है। यानी कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट की जहां हम तैयारी करेंगे यूपी पीसीएसजे एग्जाम की, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे और हर चीज के लिए आपको अपडेट करेंगे और आपको प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका अल्टीमेट गोल यानी कि एक सिविल जज बनने का सपना पूरा हो पाए, वो भी आप ही के स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आज के इस वीडियो में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, आज बात हो रही है यूपी पीसीएसजे एग्जाम की और आज हम तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को, यानी कि हम इन डिटेल समझेंगे कि इसका सिलेबस है क्या, ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि हमें जिस जगह पहुंचना है उस जगह को पहुंचने के लिए हमें कौन सी टेरिटरी को कॉन्कर करना पड़ेगा, यानी कि कितनी टेरिटरी को जीतना पड़ेगा और वो टेरिटरी कितनी बड़ी है। उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी को, यानी कि हम पहले ये तो तय कर पाएंगे अगर हमें सिविल जज बनना है और उत्तर प्रदेश में बनना है तो उसके लिए हम एलिजिबल है भी या नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिरी में वैकेंसी का अपडेट। अब पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब में अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इस साल दिसंबर में वैकेंसी आएगी, कोई कह रहा है अगले साल आएगी। तो ये वैकेंसी का अपडेट है क्या? इस साल आनी है या अगले साल आनी भी है या नहीं आनी है? तो कितनी वैकेंसीज आनी है? इन सारी की सारी चीजों का डिस्कशन भी आज के इस वीडियो में करेंगे और इन तीनों चीजों को समाप्त किया जाए तो आज हम इस एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएसजे की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं तो भी आपके लिए, और अगर आप एक जनरल जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या जो प्लान कर रहा है कि जुडिशरी की तैयारी शुरू करें तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपी पीसीएसजे एग्जाम कैसा है। इसके बारे में आपको आइडिया क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि इंडिया में जो जुडिशरी एग्जाम्स हैं उनसे थोड़ा अलग हटके ये एग्जाम है और उसमें कई बार कहा जाता है कि थोड़ा टफ भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। वीडियो की शुरुआत से पहले आपको एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस हो। ये किस बारे में बात हो रही है सर? ये बात हो रही है अदालत उत्सव की, जो कि अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अब ये अदालत उत्सव क्या है सर? एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, क्विज कंपटीशन है, जो कि होने जा रहा है 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। यहां पे होगा क्या सर? यहां पे आपसे केवल सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ 100 सवाल हम आपसे पूछेंगे। अब इसमें क्या होना है सर? केवल 1 घंटे में आपको उनका जवाब देना, और अगर आप जीत गए, और आपके लिए जीतना बहुत आसान है क्योंकि आप ऑलरेडी जुडिशरी एस्पिरेंट है और सिविल और क्रिमिनल तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, तो आपको मिलेगा 100% स्कॉलरशिप हमारी अनअकैडमी ऐप का, और उसके साथ ही साथ 10,000 रुपए का कैश वाउचर भी। इसके बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात को समझने से कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले एज को देखना जरूरी है, ताकि हम अंडर एज या ओवर एज ना हो जाए। तो एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो है 22 साल से 35 साल। अब ये जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप स्पोर्ट्स पर्सन में आते हैं या एक्स सर्विसमैन में आते हैं, तो आप सबके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और इसमें एक अपर लिमिट भी लगी हुई है, वो है 40 साल की। यानी कि अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा हो गई तो आप इस रिलैक्सेशन को एंजॉय नहीं कर सकते, आपकी एज 40 से कम रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है फिजिकली हैंडीकैप, यानी कि ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज है और उनके पास उसका सर्टिफिकेशन है, तो उनको मिलता है 15 साल का रिलैक्सेशन और उसकी अपर एज लिमिट है 50 साल। चलिए ये बात तो कंप्लीट हुई। अब जरा अगली चीज को देखते हैं। अगली चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हम सबको पता है कि इसके लिए आपके पास एक एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या प्लेन एलएलबी हो। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, राजस्थान जुडिशरी की तरह यहां पे फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट वाला क्लॉज नहीं है। उसके बाद बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ये भी हमें पता है कि अगर आपने एआईबी का एग्जाम दिया है और अगर आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो प्लस है, नहीं है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बार काउंसिल में रजिस्टर हो सके। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन है, यानी कि आप एक इंडियन का, आपका एक इंडियन होना जरूरी है, और इस चीज को वैलिडेट करने के लिए इस चीज का आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। यानी कि एलिजिबिलिटी तो बहुत सॉर्टेड है और इसमें कोई भी ऐसी अलग बात नहीं है। अब शुरुआत करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न को समझने से। इस एग्जाम के सिलेबस को समझने से पहले इसके पैटर्न को समझना जरूरी है, और इसका पैटर्न कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, हर एक जुडिशरी एग्जाम की तरह ही है। बस यहां पे आपको थोड़ा बल्क ज्यादा दिखेगा, यानी कि नंबर ऑफ पेपर्स ज्यादा है, और ये बात हमें ऑलरेडी पता है और हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट को पता भी होनी चाहिए कि जो अल्टीमेट सिलेक्शन होता है ना हमारा, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। चलिए अब जरा आसानी से समझते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। हर एक एग्जाम की तरह यहां पे भी प्री, मेंस और इंटरव्यू यानी कि 3 स्टेज पे एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद सबसे अलग चीज है यहां पे प्री का एग्जाम, यानी कि यहां पे प्री में आपके 2 पेपर्स होते हैं, और दोनों पेपर कैसे होते हैं सर? दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मार्क्स का वेटेज अलग है, इसको हम आगे समझेंगे। यानी कि प्री में होंगे 2 पेपर्स और दोनों एमसीक्यू बेस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे। इसके बाद आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके टोटल 6 पेपर्स होते हैं और 6 के 6 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आंसर आपको लिखना होता है। इसके बाद आखिर में आता है इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होता है और वो एक तरह का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। काफी हद तक हम ये कह सकते
सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो यूपीएससी से मिलता जुलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा इस चीज को बड़े आसानी से और बड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं कि ये प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस है क्या और इस किस पैटर्न में लिया जाता है। सबसे पहली चीज प्रीलिम्स के पेपर 1 को देखते हैं। ये पेपर 1 होता है जनरल नॉलेज का, लेकिन इसके नाम पे आपको नहीं जाना है क्योंकि इसमें माइनर लॉज भी आते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो पेपर 1 होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 150 और क्वेश्चंस भी होते हैं 150, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन, और यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये पेपर कुल होता है 2 घंटे का, यानी कि पेपर 1 जो प्रीलिम्स का है वो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पेपर 2 को देखते हैं, इसमें कुछ चीजें बदली हैं। सबसे पहले यहां पे 300 मार्क्स का पेपर है और क्वेश्चंस हैं 150, यानी कि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स की है। यह है आपका लॉ का पेपर, यानी कि कंप्लीटली लॉ का सिलेबस इसमें पूछा जाता है और उसके साथ ही साथ इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग और समय मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम है लेकिन जो मार्क्स का वेटेज है वो बदल गया, यानी कि लॉ का वेटेज ज्यादा है। अब यहीं से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सिलेबस में हम इस बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए आप सोच सकते हैं कि लॉ का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली है भी, लेकिन ये जनरल नॉलेज एक ऐसा पेपर है जिसमें आप एक्चुअल में लीड ले सकते हैं। अब इस चीज में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम आगे जब सिलेबस को डिस्कस करेंगे तब उसको डील करेंगे। चलिए अब सबसे पहले प्रीलिम्स 1 के पेपर को देखते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे पेपर्स का बल्क थोड़ा ज्यादा है और सिलेबस भी थोड़ा सा डिवाइडेड है, तो उस चीज को हमें समझना बड़े ध्यान से जरूरी है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्रीलिम्स 1 के पेपर की, यानी कि वो वाला पेपर जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, और उसके साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये है कि ये वाला पेपर 150 क्वेश्चंस का होता है और 150 मार्क्स का भी होता है। यहां पे आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ये बात आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स इस थ्रू आउट एग्जाम की जर्नी में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स के भी 2 पार्ट्स हैं, एक स्टैटिक और एक जो आपके लिए रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो। और इस करंट अफेयर्स में आप जीके ऑलरेडी मान लीजिए, जो मैंने नीचे भी मेंशन किया है, स्टैटिक जीके। अब ये करंट अफेयर्स ही एक ऐसी चीज है जिसको आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, और इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, तो मेरे ख्याल से ये डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू होनी चाहिए, यानी कि जो चीज लेटेस्ट हो रही है उसको पढ़ना शुरू करिए और उसके बाद आप वापस जाइए टाइमलाइन में। उसके बाद अगली चीज है इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद है इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके। अब आप अगर मुझसे पूछे कि इनका वेटेज क्या है, तो ये वाले इस चीज के बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ये हमारा सिलेबस का स्ट्रैटेजी वीडियो है। अब हम जब ये देख रहे हैं कि ये एक सिलेबस का पार्ट है, किसका सर, प्रीलिम्स के पेपर 1 का, लेकिन ये सिलेबस केवल यहां पे खत्म नहीं हुआ है। लास्ट एग्जाम में हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि पेपर 1 में माइनर लॉज भी आए थे, तो यहां पे एक आपका क्लॉज है जहां पे माइनर लॉस को भी हिंट किया गया है और माइनर लॉस से भी सवाल पूछे जाते हैं, और आप मान सकते हैं कि 10 से ज्यादा सवाल ही होंगे माइनर लॉस से। अब यहां पे क्या है सर, जरा हम फटाफट एक्ट के बारे में बात करते हैं। सीनियर सिटीजंस का जो एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स का एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, पॉश एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, एमटीपीए एक्ट है। यानी कि जितने भी ऐसे एक्ट हैं जो हम माइनर लॉज में गिनते हैं वो इसके सिलेबस का पार्ट है, और आपको केवल इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है या इसको लेस वेटेज नहीं देनी है क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स का पार्ट है। आपको इसको वैल्यू इसलिए देनी है क्योंकि ये मेंस का भी पार्ट है। यही सेम चीज आपको मेंस में भी मिलेगी। तो यहां पे पेपर 1 क्या है सर, पेपर 1 है सबसे पहले जीके का चंक, यानी कि यहां पे आपको इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मिलेगा, और उसके साथ ही साथ आपको माइनर लॉज भी देखने को मिलेंगे। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा प्योर लॉ, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, उसके साथ ही साथ एविडेंस, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे कई बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर हमें यह बताइए कि इसमें नए क्रिमिनल लॉ आएंगे कि ओल्ड। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इस एग्जाम के जो डेट है वो आगे पुश होता जा रहा है, और ये जो नए क्रिमिनल लॉज है वो 1 जुलाई से एक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंपैरेटिव आएगा और नए क्रिमिनल लॉ सिलेबस का पार्ट होने ही है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में रहिए ही मत कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए आएगा ही नहीं, 100% वो सिलेबस का पार्ट होगा। अब यहां पे मैंने आपको एक छोटा सा एनालिसिस दिया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है सर, ज्यूरिस्प्रूडेंस से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 9 से 11 के बीच आते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इससे हमारे क्वेश्चंस होते हैं नंबर 10। उसके बाद जो करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, इससे 19 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे 10 से 12 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि जब आप प्रोसीजरल लॉ पे जाएंगे तो वहां इसका नंबर ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन से केवल 10 से 12 क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 17 क्वेश्चन के बीच, इंडियन एविडेंस एक्ट से 20, और उसके बाद आता है आईपीसी जहां 18 से 20 क्वेश्चन हैं, सिविल प्रोसीजर कोड जहां से ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हमारे पास है सीआरपीसी जिससे 20 क्वेश्चन है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिससे 15 से 17 क्वेश्चन है। अब आपको यह बात एग्जैक्टली पता है कि पेपर 2 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 150 सवाल बनेंगे और हर सवाल की वैल्यू 2 मार्क की होगी, यानी कि 300 मार्क्स केवल यहीं से आने हैं आपके। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या सर, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना और किस तरीके से उस पर वर्क करना है, इस बारे में मदद हम आपकी करेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोस में। यह हमारा केवल एक कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस है, यानी कि ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। हमने इस बात को तय कर लिया कि क्या सर हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल
टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट से कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें शुरू करना है क्या सर, हमें शुरू करना है मेंस के सिलेबस को देखना। और मेंस के सिलेबस को शुरू करने से पहले हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि वो किस पैटर्न में पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेंस के सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं सर, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं 6, और ये कितने मार्क्स का होता है, टोटल 1000 मार्क्स का होता है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पे हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहला पेपर है जीके का, उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी का, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, यानी कि लॉ के 3 पेपर, जीके का 1 पेपर और लैंग्वेज के 2 पेपर्स। अब यहां पे आपको देखना क्या है, बाकी सारे के सारे पेपर जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं, केवल लैंग्वेज के जो 2 पेपर्स हैं वो कितने के हैं सर, 100 मार्क्स के हैं। अब चलिए इसके बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेंस का पेपर 1 जो कि है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का। कई लोग इसको केवल जनरल नॉलेज मान लेते हैं, लेकिन सिलेबस देख के आपको समझ में आएगा कि एक प्योरली जीके पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है सर, ये कुल 200 मार्क्स का पेपर है। अब यहां पे आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखेंगी जो हमारा पेपर 1 था प्रीलिम्स का। यहां आप देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। पॉलिटी का मतलब क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी है। उसके साथ ही साथ हमारे पास कम्युनिकेशन एंड स्पेस है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड है। यानी कि हमारे ये जो मेंस का पेपर 1 है ये बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है और बहुत ज्यादा चंक इसमें आता है। अब इस पेपर में कौन से क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा कि जो मेंस का पेपर 1 है जनरल नॉलेज एंड जीएस का, उसमें माइनर्स भी हैं और जीएस जीके तो है ही, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है जीएस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये बात तो सच है कि अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें कितना भी एक्सपर्ट हो जाएं, हमेशा कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जो आपसे आगे रहेंगे, और अगर डिफरेंस भी रहेगा आगे पीछे होने का तो वो बहुत कम मार्क्स कराएगा। रियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो जीएस और जीके में ही होता है। क्यों, क्योंकि हर एक लॉ बच्चे ने वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, लेकिन जीएस जीके एक ऐसी चीज है कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी से उस पर काम करें तो डेफिनेटली आप उसमें एक्सेल कर ही जाएंगे। और इस सीरीज का मतलब यही है, ताकि हम आपके लॉ को तो प्रिपेयर करवाएंगे ही, साथ ही साथ जीएस जीके के भी आपको ऐसे प्रिपेयर कराएंगे ताकि इस एग्जाम में आप एक्सेल कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेंस के पेपर 2 को देखते हैं जो कि है लैंग्वेज का। अब ये लैंग्वेज का पेपर क्या है सर, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये केवल 100 मार्क्स का होता है। अब यहां पे क्या है सर, लैंग्वेज के पेपर में 3 चीजें डिवाइडेड है। यहां पे सबसे बड़ा चंक आता है ऐसे राइटिंग का, और ये ऐसे राइटिंग ऐसी नहीं होती है कि आप एक गाय के बारे में ऐसे लिखिए, या अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या ऐसे लिखेंगे। ये ऐसे होता है एमपी जुडिशरी की तरह, यानी कि क्या पूछ देगा सर आपसे, वो बोलेगा कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है उससे रिलेटेड आप एक ऐसे लिखिए, या इंप्लीकेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉस के ऊपर लिखिए। यानी कि ये ऐसे का चंक ऐसा है जिसके बारे में आप गेस कर सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप घर पे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे या हमारे साथ एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपके एसेज यहां पे फंस जाएं और आप एग्जैक्टली वही ऐसे लिख के आएं जिसकी प्रिपरेशन आप पहले ही कर चुके हैं। और ये ऐसे कितने मार्क्स का है सर, 50। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। उसके बाद इंग्लिश प्रिसाइज। अब ये क्या है सर, ये एग्जैक्टली वही है जो प्रिसाइज राइटिंग है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक बड़ा चंक है, एक बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, एक बड़ा कंटेंट है, आपको उसको प्रिसाइज राइटिंग में लिखना है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है जो आगे मैं आपको स्ट्रैटेजी में भी बताऊंगा। कोशिश हमेशा ये करनी होती है कि जो बड़ा चंक दिया हुआ है उसके 1/3 आपको लिखना है, एक ही पैराग्राफ में हो। उसके साथ ही साथ आपका ओपिनियन वहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं इसके जो आपको ध्यान में रखने हैं। और आखिर में आता है ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी के पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कई लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है ना ये केवल लीगल आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लीगल ना आके इन जनरल भी जो कोई पैसेज है उसका भी ट्रांसलेशन करने दे दिया जाता है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं पेपर नंबर 3 को। पेपर नंबर 3 और कुछ भी नहीं, वो भी लैंग्वेज का पेपर है जो कि है हिंदी लैंग्वेज का। यहां पे क्या है सर, सेम वही 50 मार्क्स का आपका ऐसे है, 30 मार्क्स का प्रिसाइज राइटिंग है और उसके साथ ही साथ 20 मार्क्स का है ट्रांसलेशन। और इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। टोटल पेपर का मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है 100। तो हमने मेंस के 3 पेपर को देख लिया जो कि जीएस का पार्ट था। अब हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंटली लॉ के पेपर्स जो कि है टोटल नंबर 3। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं पेपर नंबर 4 जो कि है सब्सटैंटिव लॉ का। अब यहां पे क्या क्या चीजें पार्ट हैं। सबसे पहली चीज ये 200 मार्क का पेपर है। अब यहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कई बार मेजर चंक में पूछा जाता है। अब यहां से इस पेपर की प्रिपरेशन कैसी करी जाए, इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से ऑप्शनल में होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन आगे होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो पेपर नंबर 4 है जो कि सब्सटैंटिव लॉ के बारे में बात करता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पेपर आता है वो आता है पेपर नंबर 5 जो कि बात करता है प्रोसीजरल एंड एविडेंस लॉ की। अब यहां पे कई लोग इसको जजमेंट राइटिंग का पेपर भी कहते हैं, लेकिन कई बार वो ऑप्शनल में भी हो सकता है। यहां पे आप क्या क्या सब्जेक्ट का पार्ट है देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी, एविडेंस ऑफ विटनेसेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहां से आया सर, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जजमेंट राइटिंग का चंक है। उसके बाद प्रैक्टिकल मैटर्स, प्रिंसिपल्स
पर्पस ऑफ प्लीडिंग, द कंडक्ट ऑफ केस, CRPC, उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम बड़ा ही थॉरो डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पेपर है, पेपर नंबर 6, वो है पीनल एंड लोकल लॉज का। यही वो पेपर है जिसकी तैयारी बड़ी आसानी से करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहां पे पीनल लॉज हैं और उसके साथ ही साथ आपके यूपी के लोकल लॉज हैं। तो यहां पे हमारे यूपी के बच्चे बहुत आसानी से एक्सेल करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी सीरीज में इन लॉज को खत्म करें और साथ ही साथ आपको इतना वेल प्रेप कर पाए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, ताकि आपका एग्जाम ये बिल्कुल भी ना रुके। चलिए, तो ये हमारा हुआ मेंस का पेपर 6 और हमने टोटल में क्या देख लिया सर? हमने टोटल में देख लिया कि प्रीलिम्स का एक पेपर हमने देख लिया, प्रीलिम्स का दूसरा पेपर भी देख लिया, फिर हमने मेंस के टोटल 6 पेपर्स को देखा और डिस्कस किया कि किसमें क्या-क्या कंटेंट पूछा जाता है। और उसके साथ ही साथ एक और चीज हमने देखी कि सर कौन सा कितने मार्क्स का होता है। हमें यह बात ऑलरेडी पता है कि हमारा मेंस जो है वो 1000 मार्क्स का है और उसके बाद आखिर में आता है इंटरव्यू, जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है और उसकी तैयारी के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या-क्या डोमेन्स को कवर करना है। अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। चलिए अब जल्दी से जवाब ढूंढते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का, जिसका इंतजार आप कर रहे थे कि सर हमारा जो यूपी पीसीएस जो है उसकी वैकेंसी इस साल आनी भी है या नहीं, यानी कि 2024 में आएगी कि 2025 में, और कितनी वैकेंसी आने का चांस है। ऑल्दो मैं इस बात को हमेशा अवॉइड करता हूं कि मैं अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे ना दूं जिससे बच्चा मिसलीड हो या उसको ऐसा लगे कि मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मैं यूपी पीसीएस की सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं तो बहुत जरूरी है कि मैं और आप सेम पेज पे हूं। यह बात हमें ऑलरेडी पता है कि लास्ट जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ दिक्कतें हुई थी, जिसमें मेंस में बहुत ज्यादा न्यूज फैली कि कुछ गड़बड़ियां हुई। उसके चक्कर में कई लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ, कुछ लोगों को फ्रेश अपॉइंटमेंट मिले और उसके चक्कर में इस वक्त पीएससी का मेन फोकस क्या है सर? मेन फोकस ये है कि ये एग्जाम इस तरीके से करवाना है कि इस बार इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ पीसीएस के साथ, जहां पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया, वहां कुछ अभी डिले हो रहा है। तो उम्मीद जिस एग्जाम के होने की ऑलरेडी थी, यानी कि अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना था, उसको हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि दिसंबर तक आ जाएगा। अभी भी चांसेस है कि दिसंबर में नोटिफाई हो सकता है, लेकिन ये चांसेस धीरे धीरे कम हो रही हैं और 2025 की तरफ पुश हो रही हैं। लेकिन आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो यही वो क्रूशियल टाइम है जब आप अपने करंट अफेयर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए और जीएस जीके के प्रोपोर्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर आप अभी अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है कि एग्जाम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुश हो रहा है, शायद आपके फेवर में ये चीज हो। उसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? एक्सपेक्टेड वैकेंसी अगर हम बात करी जाए तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि 200 से ज्यादा होगी, हो सकता है 250 प्लस भी हो। यानी कि इस बार वैकेंसी के नाम पे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वैकेंसी का नंबर अच्छा है, बस आपको अपनी तैयारी को इंश्योर करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस वक्त अपनी तैयारी शुरू कर रहा है या अपनी तैयारी को अच्छी तरह रिवाइज करना चाहता है तो अगली स्लाइड उसके लिए है। इस वक्त यूपी पीसीएस जे इन 2 मंथ्स, यानी कि एक बैच में दीक्षा मैम और अभिषेक सर रन कर रहे हैं इस वक्त हमारी अनअकैडमी एप्लीकेशन में। वहां पे क्या है सर? मिलेगा सर आपको पूरा यूपी पीसीएस जे प्रीलिम्स का जो पोर्शन है वो हम केवल 2 महीने में आपको प्रिपेयर करवाएंगे, इस एग्जाम की एक अच्छी तैयारी करवाएंगे। उसके साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है सर? ये आपको मिलेगा 2 मंथ्स और दोनों के दोनों लैंग्वेज में, और यहां आपको जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसकी पीपीटी का कॉपी भी मिल जाएगा, ताकि आप क्या कर पाएं, अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरह रिवाइज कर पाएं। उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा भी है जो यूपी पीसीएस नहीं किसी दूसरे जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर वो एग्जाम पंजाब जुडिशरी है तो उसके लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि कल ही से हमारा पीवाईक्यू ओरिएंटेड पंजाब जुडिशरी बैच शुरू हुआ है हमारे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे और आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यहां आपको हमारे बहुत सारी फैकल्टीज मिलेंगी जो आपकी तैयारी करवाएंगे आने वाले पंजाब जुडिशरी एग्जामिनेशन की। तो अगर जुडिशरी आपका सपना है तो आपको पता है कि अनअकैडमी ही है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके जुडिशरी यानी कि सिविल जज बनने के सपने का। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। और हां, जाने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा, ये जो नए प्लेलिस्ट की शुरुआत है यहां मैं और आप मिलकर क्रैक करेंगे यूपी पीसीएस जे। थैंक यू।